हेलो बच्चों। आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर 3 का एक पूरा ओवरऑल रिवीजन फ्रॉम बुक। चैप्टर 3 जो है वो पूरा का पूरा आपका थ्योरी चैप्टर है, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो आपको समझ भी आए होंगे। तो एक बार बच्चों इसका हम पूरा ग्लांस लेंगे बुक के हिसाब से। तो अगर आपके पास बुक है तो आप भी मेरे साथ मार्क कर सकते हैं, एंड अदरवाइज़ आप यहाँ से वीडियो से भी ध्यान से कॉन्सेंट्रेशंस के साथ अगर पढ़ोगे सुनोगे तो भी आप कर सकते हो। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी आप चाहे वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन अवश्य करना कि क्या इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, और अदरवाइज़ आप अपनी बुक में भी उसको मार्क करके चलना। बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले शुरू होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे बोलते हैं। तो इसकी एक लाइन की परिभाषा बस आपको याद रखनी है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या GAAPs मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेसिक रूल्स होते हैं जिनके आसपास हमारी अकाउंटिंग जो है वो काम करती है। ठीक है, जो हमारे भारत देश में सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये अपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो भी एक तरह से एक रूल्स होते हैं जिनको हर अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है, आपको, मुझे, सबको। फिर इसके बाद मीनिंग के बाद नेक्स्ट जो इसमें मेन चीज़ होती है वो ये कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको कहा था कि बस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एक मेन कीवर्ड है अजम्पशंस, या जिन्हें हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है अजम्पशंस, और ये अजम्पशंस पूरे अकाउंटिंग में सिर्फ 3 हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, एक था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हमने पढ़ लिया था कि इसका मतलब है बिजनेस चलता रहेगा और कोई भी इंटेंशन अभी बिजनेस को बंद करने का नहीं है। हाँ, जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छुपा हुआ जो आपको मार्क करना है मेरे साथ, वो ये कि इस अजम्पशन की वजह से हम अपने कुछ मोटे खर्चे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और छोटे खर्चे यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बीच में भेदभाव करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अलग अलग करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमको इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर दूसरा अजम्पशन था कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अजम्पशन में ये बताया था कि हम क्या एज्यूम करते हैं कि बिजनेस का जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या जो भी अकाउंटिंग रूल है, कंपनी उसको कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करती है। ठीक है ना। हाँ, कई बच्चों का सवाल होता है कि क्या सर इसमें चेंज भी किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें चेंज भी किया जा सकता है 3 कारणों की वजह से। अगर लॉ बोले तो मतलब कानून बोले तो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो, और या मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन के लिए अगर हमें चेंज करना पड़े तो हम इस अपने अकाउंटिंग नियम को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम के लिए बस इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप पढ़ लेना कि कंसिस्टेंसी का एग्जांपल है जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जैसे डेप्रीसिएशन, जिसके 2 मेथड्स होते हैं। तो कोई कंपनी कोई मेथड फॉलो करती है, कोई कंपनी दूसरा मेथड फॉलो करती है, लेकिन जो भी मेथड फॉलो होगा वो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें आप मीनिंग समझ लेना, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। तीसरा अजम्पशन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन समझना बच्चों थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, और इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है स्पेसिफिकली, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करना। एक्रूअल अजम्पशन की आपको 1 नंबर के लिए एग्जैक्ट लैंग्वेज भी याद करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई, यानी कि जब वो टेक्स प्लेस हुई, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, चाहे आपने पैसे दिए या नहीं दिए। ठीक है ना। देखो अब इसमें यहाँ पे लिखा है कि हम किसी भी चीज़ को अपना एक्सपेंस या रेवेन्यू मानते हैं जब हमने ट्रांजैक्शन करी, वेदर
पेड इन कैश और नॉट, चाहे आपने पैसे दिए हों या ना दिए हों, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। एक्रूअल का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे गुड्स खरीदे आज और मैंने बोला कि मैं पैसे आपको एक हफ्ते के बाद दूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे आज ही गुड्स खरीदे हैं तो मैं अपनी बुक्स में आज ही इसको परचेज ऑफ गुड्स मानूंगा, यानी कि मैं इस ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड करूंगा, चाहे पैसे मैं एक हफ्ते बाद दूं, वो इमैटीरियल है। तो एक्रूअल अजम्पशन का ये मतलब होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, आपकी बुक में इसी के नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, टू अंडरस्टैंड द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसे आप जरूर पढ़ना, इसका आप एक बार रीड लेना, आपको पता लगेगा जो बात मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ वही बात यहाँ पे एक अच्छे एग्जाम्पल से समझा रखी है, ठीक है ना। तो ये 3 अजम्पशंस होते हैं। देन उसके बाद हमने जो दूसरे प्रिंसिपल्स पढ़े थे 1 बाय 1, वो कौन से होते हैं और कौन सा उनमें इंपॉर्टेंट होता है, वो साथ साथ डिस्कस करते हैं फटाफट। एक होता है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब था बिजनेस और ओनर जो हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल दो कुछ। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कैपिटल। तो जैसे ओनर्स जो होते हैं उनको हम बिजनेस से अलग मानते हैं, इसीलिए ओनर के लगाए हुए पैसों को भी यानी कि कैपिटल को भी हम एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो कैपिटल जो है उसको भी हम लाइबिलिटी मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। तो इस प्रिंसिपल की वजह से ही हम कैपिटल को लाइबिलिटी मानते हैं। तो ये इसमें बस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज लिख लेना। दूसरा प्रिंसिपल वेरी सिंपल, मनी मेजरमेंट। इसका मतलब था कि हम ट्रांजैक्शंस को उसी को रिकॉर्ड करते हैं जिसका कोई मनी की टर्म्स में वैल्यू हो, तो इसको बोलते थे मनी मेजरमेंट, ठीक है। तो ये ज़्यादा खास नहीं है। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में बच्चों ये था कि बिजनेस की लाइफ को छोटे स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और जनरली एक पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी बस आपको इतनी बात लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देन उसके बाद था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में बस ये मीनिंग होता है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम छुपाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपको यही बात लिखनी है और इसमें भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसके बाद था मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि हो सकता है 10 रुपये आपके लिए मटीरियल मतलब इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल भी बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का ही छोटा भाई है, वो भी यही कहता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आइटम जो इम्पॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, उस इम्पॉर्टेंट या उस मटेरियल आइटम को हमें अपनी बुक्स में या हमें शो करना पड़ेगा, हमें उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है। तो जैसे ये लाइन यहाँ लिखी है कि दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और आर रेलिवेंट टू द यूज़र। तो हमें हर वो आइटम डिस्क्लोज करना पड़ेगा जिसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। छठा प्रिंसिपल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 2 स्टार लगा के मार्क करना। इसका नाम है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कहानी कि इंसान जो है वो कंजर्वेटिज्म या कंजर्व होके सोचता है। आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर आएंगे, तो अगर आपके मन में लगेगा 85 तो आप बोलोगे पापा को 75। तो इसी तरह कंजर्वेटिज्म में ये बोला जाता है, इसकी लैंग्वेज भी लर्न करनी है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आपको इग्नोर करना है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, आपको लग रहा है, उसको कंसिडर करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके 2 एग्जांपल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, मैं स्टार लगा रहा हूँ। एक तो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है, ये एग्जांपल दे रखा है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू। बच्चों ये सिर्फ अभी के लिए लर्न कर लेना, ये डिटेल्ड में आगे के चैप्टर 19 में आएगा, तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। और दूसरा एग्जांपल होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये भी चैप्टर 19 में डिटेल में आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप सिर्फ इस
चैप्टर में इसको जस्ट लर्न कर लेना, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिज्म का ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब तो बस ये है कि हमने अगर कोई एसेट खरीदा तो हम उस एसेट की वैल्यू को उसकी कॉस्ट पर शो करेंगे, मार्केट वैल्यू पर शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो इन्होंने यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से दे रखा है, तो इसको जस्ट आप रीड कर लोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। देन उसके बाद एक और प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल भी थोड़ा सा रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट होता है। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमें किसी भी पीरियड के अपने रेवेन्यूज़ को उसके एक्सपेंसेस के साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं तो उस रेवेन्यू को करने के लिए कोई भी रिलेटेड एक्सपेंस अगर हुए हैं तो वो भी हमें उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, यानी मैचिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने ये पेन बनाया, बनाने में खर्चा करा 10 रुपये और फिर इस पेन को बेच दिया 12 रुपये में, तो अगर मैं रेवेन्यू 12 रुपये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसी साल इसको बनाने का जो एक्सपेंस आया 10 रुपये वो भी रिकॉर्ड करूँगा। तो मुझे मैचिंग रखनी है। ऐसा नहीं करना कि रेवेन्यू एक साल रिकॉर्ड कर लिया और उसका जो एक्सपेंस है वो अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो सेम पीरियड के हैं, जो आपस में रिलेटेड हैं, उन्हें हम मैच करेंगे, उन्हें हम एक ही पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए अब इसका जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है, देयरफॉर एज पर दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे 19th चैप्टर में जब बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने की ही वजह से हम एडजस्टमेंट्स करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का या प्रीपेड एक्सपेंस का। तो इसको बोलते थे मैचिंग कॉन्सेप्ट। देन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, ये आपसे ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसकी बस ये क्वेश्चन पूछ लेगा जो आप याद रखना कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, सिंपल भाषा में बोले तो, या ओनर्स इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इज इक्वल टू एसेट्स, इस भाषा में बोले तो। बाकी इसमें यही होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट, तो इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसके बाद 2 छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स और होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है, जो बिल्कुल एक्रूअल बोलता है, यानी कि हमें अपने रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब ट्रांजैक्शन हुई, ना कि जब हमें एक्चुअल में पैसे मिले, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आज किसी को गुड्स बेचे और वो मुझे पैसे देगा 2 हफ्ते के बाद, तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल एक्रूअल की तरह यही बोलता है कि मैं आज ही उसको सेल मान लूँगा, मैं आज ही उसको रिकॉर्ड कर लूँगा। अगर पैसे 2 हफ्ते बाद भी मिल रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, उससे मुझे इग्नोर करना है, लेकिन मैं अपनी रिकॉर्डिंग आज ही कर लूँगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी जस्ट लाइक एक्रूअल ही बोलता है। तो आप इसके इस एग्जाम्पल को एक बार रीड कर लेना तो यू विल गेट टू नो, और इसमें आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। बाकी ये छोटा सा पॉइंट है, ये खाली 1 नंबर में ही पूछेगा। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो किसी भी पर्सनल बायस के अगेंस्ट या पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो अकाउंटिंग करते समय हम अपना कुछ भेदभाव उसमें करें, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अच्छा, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपको डिटेल में नहीं पढ़ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत से स्कूल्स में इनफैक्ट कटवा देते हैं, नहीं पढ़वाते, क्योंकि ये अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट होता है। बट हाँ, इसका बेसिक बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमने शुरू में पढ़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बेसिकली, तो ये पूरे देश में डिज़ाइन करता है, ये बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग में बस ये एक बार रीड कर लेना। बाकी इसके अलावा नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का,
देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। 3 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो ये कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके हमारी इंफॉर्मेशन की, दूसरा ये कि जो भी हम कंपैरिजन है मीनिंगफुल वो कर सकें, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से या दूसरी कंपनी का तीसरी कंपनी से। तीसरा ये फ़ायदा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि जब सारे अकाउंटेंट एक ही तरह से काम करेंगे तो अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हर कोई अपने अपने तरीके से करेगा तो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से 2-3 फ़ायदे या 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये एक बार जस्ट आप रीड कर लेना। 3 ही नंबर का पूछेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का पूछेगा नहीं। यूटिलिटी सेम ऑब्जेक्टिव से आप डिराइव कर सकते हो कि ये यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हैं, ये नॉर्म्स यानी कि कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं, ये लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं, और ये ऑडिटर्स को हेल्प करते हैं। ऑडिटर मतलब जो बुक्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्टर एक तरह से। तो इंस्पेक्टर्स को ऑडिटर्स भी बोलते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो हमारी करी हुई अकाउंटिंग पर दस्तखत सिग्नेचर करता है कि सब कुछ ठीक है, तो उन्हें ऑडिटर बोलते हैं। तो ये इनकी कुछ यूटिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है ना। बाकी लिमिटेशन वो ज़्यादा पूछेगा नहीं। लिमिटेशन यही है कि ये मैन मेड है, हमने बनाया तो गलतियाँ हो सकती हैं। बाकी ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये भी इसका एक आप लिमिटेशन मान सकते हो। हालांकि ये ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा, देन बच्चों उसके बाद आ जाओ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जो आपको प्रॉब्लम दे रखी है इस पर आप लिख लोगे वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस प्रॉब्लम को आपको थॉरली करना है, मतलब बिल्कुल इंच बाय इंच, वर्ड बाय वर्ड। इसमें क्या है, इसमें आपको एक एक लाइन, एक कहानी दे रखी है, इस कहानी को पढ़ना है और उससे ये पता लगाना है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है उसका वायलेशन हो रहा है या कौन से प्रिंसिपल को इसमें फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको करना है। तो ये सारे इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रिंसिपल के हैं। देन फिर उस प्रिंसिपल का उन्होंने आंसर और विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो दिस प्रॉब्लम इज़ 100% मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 के 9 पॉइंट्स। फिर आप उसके बाद आगे आ जाना। तो ये IFRS हैं, इन्हें आपको इग्नोर करना है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर स्टडी फॉर क्लास 11th, तो इनको इग्नोर करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, इन्हें इग्नोर करना है। देन बस आप आ जाओगे जो बुक में हॉट्स क्वेश्चन दे रखे हैं एज़ यूजुअल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें सबको आप 1 by 1 थरली गो थ्रू करेंगे, सारे हॉट्स क्वेश्चन को। टोटल इसमें 19th क्वेश्चन दे रखे हैं हॉट्स, तो सारे को अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड देन MCQ, इन्हें सिर्फ आप एक बार कर लेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे बस, ठीक है ना। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की तरह है। पहले आपको कुछ अजम्पशंस या बातें दे रखी हैं, देन आपको पहचानना है कि किस में कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है ना। बस उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो तो जस्ट एज यूजुअल रीड करने हैं, ग्लांस लेना है हर क्वेश्चन का, और फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपको कोई भी नहीं करना, ना ही एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो मतलब इन नक्शल अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो पूरा चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चल रहा है वो ये बॉक्स, यानी कि आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग पहले अजम्पशंस जो हैं तीनों के तीनों वो अच्छे से पता होने चाहिए, और जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब भी अच्छे से पता होने चाहिए, प्लस उनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने प्रॉब्लम में डिस्कस करा था। प्रॉब्लम वाले दोनों क्वेश्चन बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ही पूछेगा। स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट दे के पूछेगा बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो वो दोनों प्रॉब्लम्स आप ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें इसकी वेटेज होगी लगभग 3 नंबर की या 4 नंबर की, ठीक है ना।
तो इसीलिए इसमें आपको तैयारी के लिए बस इस पर फोकस करना है, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट इसमें नहीं है। तो बस बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का पूरा ग्लैंस। तो ये चैप्टर 3 भी हमारा फिनिश।